welcome back. In today's video tutorial, we will discuss the fluid and electrolytes balance. In this video tutorial, we will talk about the fluid retention and electrolyte balance. So let's start the topic. आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, यानी कि इक्वल नहीं रहते, उनके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, यानी कि उनमें शिफ्ट टू शिफ्ट मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स होते हैं। सेल के अंदर भी बॉडी फ्लूइड मूव करते हैं और सेल के बाहर भी बॉडी फ्लूइड मूव करते हैं। तो इस तरह कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन एम्फासिस इज़ ऑलवेज ऑन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के ऊपर हमेशा जोर दिया जाता है बॉडी के ज़रिए। अब होमोस्टेसिस क्या है? बेसिकली होमोस्टेसिस द इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, ताकि बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्टेबिलिटी हो, सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, आयंस की मिकदार बराबर रहें, वाटर की मिकदार बराबर रहें, ना ज़्यादा हो, ना एफिशिएंसी हो और ना ही डेफिशिएंसी हो। टेम्परेचर रेगुलेशन जिसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन जिसे में ऑस्मोसिस के ज़रिए आयंस को रेगुलेट करना, और इसके अलावा एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये चीज़ें होम्योस्टेसिस से लिंक टुगेदर है। होम्योस्टेसिस के तीन बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, तीन बेसिक पहलू हैं, और उसमें सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन है, सेकंड में थर्मो रेगुलेशन है, और फोर्थ पे जो है वो है एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट आयंस और वाटर के मिकदार को मेंटेन रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्मो रेगुलेशन, बॉडी को स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है और उस टेम्परेचर पर एंजाइम्स वर्क करते हैं, यानी कि एंजाइम्स हो गए, बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है तो इस वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर बैड इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, और इसे यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट इज कंपाउंडेड, इस चीज़ों को रिमूव करना पसीने की शक्ल में या यूरिन की शक्ल में, इस अमल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो स्टैटिक नहीं रहते हैं, वो कभी भी बैलेंस नहीं रहते। फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए, यानी कि होम्योस्टेसिस जिसे हम इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी कहते हैं, उसको मेंटेन रखने पर, यानी कि उसको मेंटेन रखने के लिए बॉडी पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर आप ब्लड कैपिलरीज दे सकते हो, ब्लड वैन दे सकते हो, आर्टरी आ रही है, आर्टरी के एंड में यहाँ पे मुख्तलिफ सब्सटेंसेस रिलीज़ हो रही है जो कि टिश्यूज़ की तरफ जा रही है, जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जा रही है। आर्टरीज़ के बाद ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी के बाद वेनस एंड है, जहाँ से वापस इसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो आर्टर एंड से यहाँ पे फ्लूइड्स कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शिफ्ट हो रहे हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसिस में जा रहे हैं। बॉडी कैपिलरीज में भी, यानी कि बॉडी जो ब्लड कैपिलरीज है उसके ज़रिए भी रीअब्जॉर्प्शंस भी होती हैं और रिमूवल भी होती है, और वेनस एंड में उसको रीअब्जॉर्ब भी किया जा रहा है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी होती है। बॉडी के जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, फिजियोलॉजी फंक्शन पार्ट है बॉडी का, उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है वो मेंटेनिंग, यानी कि मेंटेनेंस के ऊपर काम करता है। एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम होते हैं जो होम्योस्टेसिस पर मुश्तमिल होता है, और वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में हेल्पफुल साबित होता है। यानी कि अगर सेल के अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा है तो ये भी ख़तरनाक है, और अगर सेल के अंदर पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा है तो ये भी ख़तरनाक है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए होम्योस्टेसिस ही अपना फंक्शन प्ले कर रहा होता है। अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए और इंटरनल स्टेबिलिटी लॉस हो जाए तो इसकी वजह से डिजीज़ पैदा हो सकती हैं, और वो डिजीज़ ज़्यादा मिकदार में फ्लूइड रिटेंशन की वजह से या फ्लूइड एक्सेस की वजह से हो सकता है। और जब फ्लूइड एक्सेस होता है तो इट्स मीन कि होम्योस्टेसिस का फंक्शन लॉस हो गया है। तो इस तरह जब एक्सेस फॉर्मेशन होती है, फ्लूइड की अकोमुलेशन होती है, तो इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी डेथ पॉसिबल हो जाती है।
होम्योस्टेसिस के ज़रिए इंटरनल एनवायरनमेंट, जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जो कि टिश्यूज़ और सेल के ऊपर बात करते हैं और वो जो सेल का पोर्शन बनाते हैं, सेल में कंट्रीब्यूशन करते हैं, अहम फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। यानी कि सेल से लेकर टिश्यू और टिश्यूज़ के ऊपर जो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, उसमें जितने भी सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, उसको मेंटेन रखना, इक्वल फॉर्म में रखना, ना ज़्यादा हो या कम हो, इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। द कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो टिश्यू फ्लूइड के कंपोजिशन है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए, मुस्तकिल रहना चाहिए। और अगर सेल अलाइव हैं और हेल्थी है, अगर सेल को ज़िंदा रहना है और हेल्थी रहना है, तो जो टिश्यू फ्लूइड है, उस टिश्यू फ्लूइड के जो कंपोनेंट हैं उसे कांस्टेंट रहना चाहिए, मुस्तकिल एक ख़ास हालत में रहना चाहिए। टिश्यू फ्लूइड इज़ नरिश्ड एंड प्यूरिफाइड व्हेन मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज्ड अक्रॉस थिन कैपिलरी वॉल्स। जो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं उसकी नरिशमेंट होती हैं, प्यूरिफिकेशन भी होती है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, उसकी एक्सचेंज भी होती है कैपिलरी वॉल्स के ज़रिए। टिश्यू फ्लूइड्स रिमेंस कांस्टेंट ओनली इफ़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड रिमेंस कांस्टेंट। अगर ब्लड की कंपोजिशन कांस्टेंट है, ब्लड के अंदर सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और इसके अलावा एंजाइम्स और प्लाज्मा की मिकदार कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो स्टार्लिंग फोर्सेस बनते हैं वो भी कांस्टेंट रहेगा, और इसके नतीजे में जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी कांस्टेंट रहेगा और बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ पैदा नहीं होगी। रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, किडनी, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं जिसमें किडनी शामिल है, इंडोक्राइन सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लंग्स है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके जो फ्लूइड्स होते हैं, इसकी जो रेगुलेशन होती है, वो भी होम्योस्टेसिस का एक अहम रोल होता है, और होम्योस्टेसिस के ज़रिए ही ये फंक्शन पाए तकमील को पहुंचता है। कुछ ऐसे हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं जो कि होम्योस्टेसिस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं, काफ़ी मददगार और मावन साबित होते हैं, जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और इसके अलावा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स। ये कुछ हार्मोन से जो होम्योस्टेसिस के फंक्शन को इन्हांस करते हैं, होम्योस्टेसिस के साथ साथ काम करते हैं। और अगर ये हम कहें कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स के अलावा होम्योस्टेसिस का फंक्शन अधूरा है, तो ये बेजा नहीं होगा। यानी कि इसके अलावा होम्योस्टेसिस पाए तकमील को नहीं होगा, होम्योस्टेसिस का फंक्शन अधूरा रहेगा। फ्लूइड्स कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स दैट आर फ्रीली परमेएबल टू वाटर। जो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ड्यू टू स्टार्लिंग फोर्सेस। स्टार्लिंग फोर्सेस एक मूवमेंट है जिसकी वजह से फ्लूइड्स कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, ये फ्लूइड्स मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली in order to maintain the homeostasis of the body, और उस फोर्स का नाम है स्टार्लिंग फोर्सेस। तो स्टार्लिंग फोर्सेस के अंडरलाइनिंग कुछ ऐसे फोर्सेस है कि वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर फ्लूइड आउटवर्ड फ्रॉम द कैपिलरीज, अगर कैपिलरीज से फ्लूइड आउट होते हैं तो उसमें कौन सा प्रेशर इन्वॉल्व होता है, और अगर वापस इंटरस्टिशियल स्पेसिस से दोबारा अपने एक्चुअल कंपार्टमेंट में फ्लूइड दोबारा आते हैं तो उसमें कौन सा कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वॉल्व है, कौन सा प्रेशर इन्वॉल्व है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो पानी की वजह से कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर बनता है और कैपिलरीज के अंदर एम्प्टी स्पेसेस आ जाती है। कैपिलरीज के अंदर जो इंडोथीलियल सेल होते हैं उसके अंदर एम्प्टी स्पेस आ जाती हैं, और कैपिलरीज जो हैं उसको इंडोथीलियल सेल कहते हैं। उस इंडोथीलियल सेल के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह हाइड्रोस्टेटिक यानी कि पानी होता है। पानी का फ्लूइड्स
वेंस या आर्टरीज के ज़रिए तेज़ी के साथ आते हैं अलॉन्ग विद ब्लड, और उस प्रेशर की वजह से एंडोथेलियल सेल के ज़रिए जो फ्लूइड्स होता है वो शिफ्ट हो जाते हैं। टेंड्स टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड फ्रॉम कैपिलरीज टू इंटरस्टिशियल स्पेसेस। कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसकी वजह से कैपिलरीज के ज़रिए फ्लूइड कंपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में शिफ्ट होता है। सेकेंड की बात करें तो कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेसिकली एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। अब होता यह है कि जो फ्लूइड किस तरह कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट शिफ्ट होता है, इसमें सबसे अहम रोल ब्लड का होता है। ब्लड ही सोडियम को लेके आते हैं, कैल्शियम को लेके आते हैं, पोटेशियम को लेके आते हैं, केटाइन एनाइंस इस चीज़ों को लेके आते हैं हर एक सेल में। अब जब प्लाज्मा प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि कैपिलरीज के अंदर कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर जो फ्लूइड हैं वो इस प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन कैपिलरीज के अंदर जो मौजूद होता है उस फ्लूइड्स को जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर गया है उसको रीएब्जॉर्ब करेगा अपने कैपिलरीज, यानी कि दोबारा उसको रिटेंशन करेगा, दोबारा उसको ब्लड के अंदर दाखिल करेगा ताकि फ्लूइड एफिशिएंसी ना हो जाए, फ्लूइड की ज़्यादती ना हो जाए। तो इंटरस्टिशियल स्पेसिस टू रिटर्न टू कैपिलरीज, दोबारा खून में शामिल करना, दोबारा ब्लड वेसल में शामिल करना। ऊपर वाला ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेसिस था, और नीचे वाला जो कैपिलरी कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस से फ्लूइड को दोबारा उठा के ब्लड के अंदर दाखिल करता है, और इसमें जो प्रेशर इन्वॉल्व होता है उसे हम कैपिलरी कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और कैपिलरी कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली एल्बुमिन प्रोटीन इसका अहम रोल होता है। अब खुदा न खास्ता एल्बुमिन प्रोटीन लॉस हो गए इन्फ्लेमेशन की वजह से, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से, वास्कुलर एडीमा की वजह से, या किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो इसके नतीजे में जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर फ्लूइड, जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़रिए फ्लूइड बाहर कंपार्टमेंट में जा रहे थे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रहे थे, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म ख़त्म हो जाएगा। ओके, थर्ड की बात करें तो थर्ड में इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, फ्लूइड मूवमेंट इनवर्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसिस टू कैपिलरीज। अब जब बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से भी जो इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बनता है, और एंडोथेलियल सेल दोबारा श्रिंक करते हैं और फ्लूइड दोबारा इंटरस्टिशियल स्पेसिस से कैपिलरीज में इंटर होता है। टिश्यू कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बिल्कुल उल्टा करो, जैसे कि पीछे हमने ऑस्मोटिक कोलोइडल प्रेशर को पढ़ा था। टिश्यू कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है कि अगर खुदा ना खास्ता एल्बुमिन प्रोटीन शिफ्ट हो गए, जैसे कि मैंने बताया एक्सीडेंट की वजह से, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से, वास्कुलर एडीमा की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, अगर कैपिलरीज से एल्बुमिन्स या प्लाज्मा प्रोटीन शिफ्ट हो गए तो जहां प्लाज्मा प्रोटीन होंगे पानी वहां पर अट्रैक्शन करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स उस तरफ मूव करेंगे, और इसके नतीजे में भी एडीमा होगा। इस किस्म के प्रेशर को हम टिश्यू कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओके, कैपिलरी प्रेशर की आप यहाँ डायग्रामेटिकली देख सकते हो कि कैपिलरी प्रेशर यहाँ ब्लड वेसल से नीचे कंपार्टमेंट में जा रहे, और इंट्रास्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो इंट्रा सेलुलर स्पेसिस है उसके अंदर जो पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो कैपिलरी के ऊपर प्रेशर बनता है और वो दोबारा फ्लूइड को ब्लड वेसल में दाखिल करने की कोशिश करता है। इस तरह प्लाज्मा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो प्लाज्मा जो एल्बुमिन प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, वो क्या कर रहे होते हैं, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड से रीएब्जॉर्प्शन करते हैं फ्लूइड की। जबकि अगर ये नीचे चले गए, कंपार्टमेंट में चले गए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले गए, तो इसके नतीजे में ये होगा कि फ्लूइड कॉन्स्टेंटली ब्लड से मूव करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ, और नतीजतन वास्कुलर एडीमा कॉज हो जाएगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एडीमा, जैसे कि पहले मैंने बताया, एडीमा इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेसिस। अब इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर फ्लूइड जमा हो रहा है, और इसके अलावा टांगे फूल गई या पेट फूल गया,
तो इसे हम एडिमा कहते हैं। कॉजेज में क्या है, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि कैपिलरीज के जरिए जो फ्लूइड आ रहा है उसका प्रेशर बढ़ गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ वाटर मूव करेगा, मूव करता जाएगा और इसके नतीजे में एडिमा हो जाएगा, पहली कॉज। सेकेंड कॉज की बात करें तो डिक्रीज कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जहां कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फंक्शन ये था कि ये फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ शिफ्ट कर रहा था, तो कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में दाखिल कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे दोनों जो फंक्शन था वो डिस्टर्ब हो गया। कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन थे वो स्किप हो गए, नीचे चले गए एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ, और उसके नतीजे में कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया और फ्लूइड रिटेंशन नहीं हो पा रहा। इंक्रीज कैपिलरी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जो इंडोथेलियल सेल होते हैं उसके अंदर अगर परमिएबिलिटी यानी कि आयंस के आने जाने का जो फंक्शन है वो ज़्यादा हो गया, तो ये भी इससे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में शामिल हो सकता है। इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, thrombophlebitis, inflammation of the veins, hepatic obstruction, tight clothing or extremities, prolonged standing, salt or water retention, congestive heart failure, renal failure, ये तमाम चीज़ें इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हो सकती है। डिक्रीज कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो डिक्रीज कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह यह है कि एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाना, और एल्बुमिन प्रोटीन अगर नहीं बन रहा तो इट्स मीन के लीवर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। लीवर प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं कर रहा, प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन कर रहा है, माल एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और इसके नतीजे में प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो जाएंगे और जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ ऑफ द किडनी होगी, हेमरेज होगा, बर्न्स की वजह से, ओपन वाउंड्स की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो सकते हैं। इंक्रीज परमिएबिलिटी, इंक्रीज कैपिलरी की परमिएबिलिटी यानी कि जो कैपिलरी के ज़रिए जो कैपिलरी के अंदर सेल होते हैं, एंडोथेलियल सेल होते हैं, उसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स के आने जाने का बहाव, उसका स्पीड जब बढ़ जाता है, उसके सेल के अंदर जब गैप आ जाती है तो उसकी वजह क्या होती है, इन्फ्लेमेशन, इम्यून रिस्पॉन्सेस। ये दो बेसिक कॉजेज इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी के स्ट्रॉन्ग कॉजेज में शामिल हैं। फ्लूइड मूवमेंट, फ्लूइड मूवमेंट की बात करें तो जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वहाँ वहाँ पानी उसका पीछा करते हैं। सोडियम की यहाँ पे मिसाल सोल्यूट है और वाटर की मिसाल यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्यूट हम उसे कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्वेंट हम उसे कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब डिफ्यूजन की बात करें कि बेसिकली डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसे हम सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मॉलिक्यूल्स का दबाव की वजह से मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ अ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होता है हमारे सेल के अंदर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वो हर एक चीज़ को अलाउ नहीं करता, स्पेसिफिक चीज़ों को अलाउ करता है सेल के अंदर आने से और सेल के अंदर जाने से। इस कंडीशन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड एनर्जी। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से एबव मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की, उसकी मूवमेंट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो, एनर्जी का खर्च होता है, उस ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल टू क्रॉस इट। जैसे आपको शुरू में बताया कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर एक ऐसी सलाहियत मौजूद होती है कि वो ख़ास चीज़ों को ही अलाउ करेगा ताकि उसके ज़रिए पास हो। मटेरियल्स पास थ्रू पोर्स इन दी मेम्ब्रेन। अब जो मटेरियल होते हैं, जो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस होते हैं,
वो सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर छोटी छोटी सुराखें होती हैं और जिसे हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पोर्स कहते हैं, उस पोर्स के ज़रिए ही दाखिल होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि ऑस्मोसिस को रोकता है। ऑस्मोसिस क्या है? शुरू में बताया, मूवमेंट ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, वाटर एंड गैसेस अक्रॉस द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अभी हम डिफरेंट फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले फ्लूइड आइसोटोनिक फ्लूइड्स है और इसकी बेस्ट एग्जांपल नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन है। नो नेट फ्लूइड वाटर शिफ्ट अकर्स बिकॉज द फ्लूइड्स आर इक्वली कंसंट्रेटेड। आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल पोर्शन में होते हैं, तो किसी किस्म की कोई फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता और इसे हम आइसोटोनिक फ्लूइड्स कहते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो डोनर से जब किडनी को रिमूव किया जाता है तो उसको भी आइसोटोनिक फ्लूइड में रखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि किडनी को अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा कि जिसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, आयन ज़्यादा हो, तो किडनी के अंदर जितने भी वाटर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह ऑर्गन्स को आइसोटोनिक फ्लूइड्स में रखना ज़रूरी है ताकि ऑर्गन सलामत रहें। सेल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में आप सेल देख सकते हो कि एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सेल मौजूद है और सेल के ऊपर इस सोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है। ना सेल के अंदर प्लाज्मोलिसिस हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म श्रिंक कर रहा है, ना ही इसके अंदर इन्फ्लामेशन या स्विलिंग हो रही है। हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल 0.45% सोडियम क्लोराइड है। When a less concentrated fluid is placed next to a more concentrated solution, water moves to more concentrated solution to equalize the solution. एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है और उसमें आपने एक ऐसे फ्लूइड को रखा या उसको आपने रिप्लेस कर दिया जिसके अंदर फ्लूइड्स की मिकदार यानी कि कंसंट्रेशन की मिकदार, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मिकदार कम है। फॉर एग्जांपल, एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है और आपने उसके अंदर एक सेल रखा और उस सेल के अंदर फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा है, तो इसके नतीजे में सेल के अंदर पानी जाएगा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि सेल के अंदर सोल्यूट यानी कि सोडियम की मिकदार ज़्यादा है और जिस सॉल्यूशन में वो सेल मौजूद है वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक से मुराद वहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, वहाँ पर सोडियम कम है और जो सेल आपने वहाँ पे रखा है वहाँ पर सोडियम की मिकदार ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जैसे शुरू में बताया कि जहाँ जहाँ सोडियम होता है पानी ने भी वही पीछा करना होता है, तो इसके नतीजे में क्या होगी? सेल के अंदर हाइड्रेशन होगी, सेल बूस्ट हो जाएगा, फूल जाएगा और इसे हम रीनल फेलर यानी कि रीनल फेलर भी हो सकता है और SIADH जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे ये भी हो सकता है। सेल इन आ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हो कि सेल किस तरह बूस्ट हो गए हैं, सेल यानी कि फूल चुका है। एक से सॉल्यूशन में रखा था जिसके अंदर सोडियम की मिकदार कम थी और सेल का जो इन्वायरमेंट था वो हाइपरटोनिक था, सॉल्यूशन का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक था। हाइपोटोनिक से मुराद उसके अंदर सोडियम की मिकदार कम थी और हाइपरटोनिक से मुराद सेल के अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा थी, तो पानी जिसके अंदर सेल मौजूद था वो सारा पानी सेल के अंदर चला गया और सेल के अंदर स्वेलिंग हो गई। हाइपरटोनिक फ्लूइड्स की भी हम बात करेंगे और इसके एग्जांपल 3% है। जैसे कि हाइपोटोनिक के बारे में समझा है, बिल्कुल उसको उल्टा करो। जब हम एक सेल को हाइपरटोनिक फ्लूइड में रखेंगे, हाइपरटोनिक मीडियम में रखेंगे, सेल खुद हाइपोटोनिक है, उसके अंदर सोडियम की मिकदार बहुत ही कम है और जिस मीडियम में हमने सेल को रिप्लेस किया है, सेल को रखा गया है, उसके अंदर सोडियम की मिकदार या आयंस की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सेल के अंदर सारा का सारा पानी शिफ्ट हो जाएगा उस बार हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ और इसके नतीजे में सेल के अंदर डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी। इस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं और ऐसे फ्लूइड जिसमें सोडियम की मिकदार या आयंस की मिकदार ज़्यादा हो उसे हम हाइपरटोनिक फ्लूइड कहते हैं और इसकी एग्जांपल 3% सोडियम क्लोराइड है।
इनसफिशिएंट वाटर इनटेक, पानी को कम लेना, इसके कॉजेज में शामिल है। वोमिटिंग, डायरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, ये इसके स्ट्रॉन्ग कॉजेज में शामिल हैं। सेल इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सो आप देख सकते हो सेल यहाँ पे श्रिंक कर चुका है, सुकड़ चुका है। सेल के जो अंदर साइटोप्लाज्म था उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस हो चुका है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ सेल। वाटर बैलेंस, नॉर्मल वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी 75% वाटर कंटेंट होता है एट बर्थ स्टेज पर, 55 to 60% यंग एडल्ट स्टेज पे होता है, और जो मेन यानी कि मर्द हजरात स्लाइटली हायर देन वुमेन, मोर फैट लेस वाटर। अब मेन जो है वो हायर होते हैं ख़वातीन के मुकाबले में, क्योंकि उनके अंदर फैट ज़्यादा होता है और वाटर की मिकदार कम होती है। 45% इन एल्डरली ओबेस, जो नौजवान होते हैं उनके अंदर 45% एल्डरली यानी कि 30 साल से एबव के जो लोग होते हैं या 25, उसमें 45% फ्लूइड होता है। वाटर बैलेंस, टोटल बॉडी वाटर 40 लीटर रिक्वायर होता है। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की बात करें तो 65% जो 25 लीटर बनता है ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि सेल के अंदर। 35% यानी कि 15 लीटर और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि सेल के बाहर। अब 35 फर्दर डिवाइड किया गया है, 25% इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, 8% ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ है, और 2% ट्रांससेलुलर फ्लूइड शामिल है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो इसे हम टिश्यू फ्लूइड्स भी कहते हैं, और ये फ्लूइड होते हैं सेल टू सेल, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में इसका अहम काम होता है। प्लाज्मा की बात करें तो ये नॉन सेलुलर पार्ट होते हैं ब्लड का। लिम्फ की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड की बात करें तो इसमें साइनोवियल हो गया, पेरिकार्डल हो गया, पेरिटोनियल हो गया, प्लूरल हो गया, इंट्रासेलुलर हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गए, ये सारे ट्रांससेलुलर फ्लूइड में शामिल हैं। ऑर्गन एंड सिस्टम, measurement of the body fluid compartments, total body water, dilution of titrated or heavy water, extracellular fluids, dilution of insulin और सोडियम। इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स एग्जांपल क्या है, TBW माइनस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इस तरह प्लाज्मा वॉल्यूम की बात करें तो लेबल्ड एल्बुमिन और इवेंस ब्लू, ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट में यानी कि इसके मेजरमेंट में हेल्पफुल साबित होते हैं। बैलेंस की बात करें तो बॉडी जितना यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड मौजूद हैं उतना ही आउटपुट देना चाहिए। जो न्यूट्रल बैलेंस है वो इनपुट आउटपुट के बराबर होगा। पॉजिटिव बैलेंस में इनपुट आउटपुट से ज़्यादा होगा, नेगेटिव बैलेंस में इनपुट यानी कि आउटपुट जो है वो लेस देन होगा इनपुट। इस तरह बॉडी फ्लूइड्स रेगुलेशन की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी आ गई है। इसमें यानी कि बॉडी फ्लूइड को किस तरह रेगुलेट किया जाता है, इनटेक शुड इक्वल आउटपुट, जितना बॉडी के अंदर इनटेक किया जा रहा है उतना ही आउटपुट भी ज़रूरी है। एवरेज अराउंड 2500 ml यानी कि 2.5 लीटर ऑफ एन एडल्ट, और जिसमें फर्दर उसमें यानी कि 2500 ml में फर्दर फ्लूइड्स की मिकदार 1500 ml होना चाहिए। वाटर इन फूड यानी कि फूड के ज़रिए जो पानी मिले वो 750 ml होना चाहिए। वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम फूड मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो खुराक जो पानी बनता है वो 250 ml होना चाहिए, और इस तरह ये टोटल 2500 ml बन जाता है। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम फर्दर डिस्कस करेंगे केटाइन को, एनाइन को, कि केटाइन क्या होते हैं और एनाइन क्या होते हैं। बेसिकली केटाइन की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें एक चीज़ में बाय मिस्टेक यहाँ से स्किप हो गया, इनसेंसिबल लॉसेस, जिसमें हमें पता नहीं होता बॉडी फ्लूइड किस तरह लॉस होता है। तो लंग्स के ज़रिए 350 ml वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, और स्किन के ज़रिए 350 ml स्वेटिंग यानी कि पसीने की शक्ल में रिलीज़ होते हैं। ओके, केटाइन को हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, एनाइन को हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। केटाइन सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, एनाइन की मीन्स क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, ये चीज़ें एनाइन होती हैं।
केटाइन मस्ट बी इक्वल टू एनाइन फॉर होम्योस्टेसिस इज टू एग्जिट इन ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट। इसको केटाइन एनाइन के बराबर रहना चाहिए और इसको हम मिली इक्विवेलेंट यानी कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में मेजर करते हैं बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर a measure of the number of electrical charges in 1 liter of solution। यानी कि मिली इक्विवेलेंट्स का मतलब ये है कि ये इसका यूनिट है, इलेक्ट्रोलाइट्स के यूनिट है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी हम बात करेंगे कि बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं। Each fluid's compartment of the body has distinctive pattern of electrolyte। बॉडी कंपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स आर सिमिलर प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर दी हाई प्रोटीन। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं वो प्लाज्मा के साथ मुशाबिहत रखते हैं, प्लाज्मा जैसे होते हैं, एक्सेप्ट हाई प्रोटीन। सोडियम इज द चीफ केटाइन। सोडियम, अब देखो सोडियम क्या है, ये चीफ केटाइन है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में सोडियम मौजूद है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से इसे हम केटाइन कहते हैं। इसके अलावा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है लो सोडियम एंड क्लोराइड। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है बेसिकली वो यानी कि वो कम मिकदार में होते हैं। पोटाशियम इज द चीफ केटाइन। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम चीफ केटाइन है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की मिकदार भी ज़्यादा होती है लेकिन पोटाशियम की मिकदार कम होती है। फॉस्फेट इज द चीफ एनाइन। अब फॉस्फेट भी एनाइन है जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, लेकिन सोडियम की मिकदार क्या होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, लो होती है, कम होती है, और पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। सोडियम एंड पोटाशियम कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स आर नियरली अपोजिट्स। सोडियम और पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक दूसरे के बरखिलाफ होते हैं, अपोजिट होते हैं। द रिफ्लेक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेलुलर एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम पंप्स। सोडियम अंदर आते हैं कभी कभार और पोटाशियम बाहर जाते हैं, और इसको रेगुलेट करने वाला एक पंप होता है जिसे हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स डिटरमाइन द केमिकल एंड द फिजिकल रिएक्शन ऑफ फ्लूइड्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं उसको डिटरमाइन करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलेशन। मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कम फ्रॉम डाइटरी इंटेक एंड एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे खुराक के ज़रिए आते हैं और यूरिन के ज़रिए हम उसे रिमूव करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अब यह है कि सोडियम और क्लोराइड को स्टोर नहीं किया जाता डेली बेसिस पे। सोडियम एंड क्लोराइड नॉट स्टोर्ड, मस्ट बी कंज्यूम्ड डेली। इसको कंज्यूम करना है, रिमूव करना है बॉडी से। अगर ज़्यादा होंगे तो इसके नतीजे में बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर बनेंगे। पोटेशियम एंड कैल्शियम आर स्टोर्ड इन सेल एंड बोन्स। अब देखो सोडियम और क्लोराइड को क्यों कंज्यूम करना है डेली, क्योंकि एक तो सोडियम और क्लोराइड इसकी मिकदार ज़्यादा है, और अगर ये डेली बेसिस पे ज़्यादा रहेंगे तो बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन पैदा होगा और बॉडी के अंदर यानी कि वाटर लॉस हो जाएगा, तो इस वजह से भी इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम और कैल्शियम को स्टोर करना चाहिए सेल में और हड्डियों में। अगर ज़रूरत पड़े यानी कि सीरम लेवल ड्रॉप हो गया तो आयंस होंगे जो जहाँ स्टोर हुए हैं ब्लड के ज़रिए वो दोबारा आके सीरम लेवल को मेंटेन करेंगे, यानी कि जो सेल और हड्डियों में स्टोर है वो दोबारा आके ब्लड के सीरम लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। सोडियम की भी हम बात करेंगे जी। सोडियम Na पॉजिटिव, ये एक केटाइन है। 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी की, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का केटाइन है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है। मेजर फंक्शन क्या है, ये वाटर को बैलेंस करता है और नर्व इम्पल्सिस यानी कि न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है मैसेजेस को कन्वे करता है। रेगुलेशन कंट्रोल्ड एट सेलुलर लेवल बाय सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा, इसके रेगुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सेल की सतह पर सोडियम पोटेशियम पंप ने कंट्रोल किया होता है, और रिटेंशन और सिक्रीशन एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है उसने कंट्रोल किया होता है, और एल्डोस्टेरोन को खुद रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ने कंट्रोल किया होता है। अब पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम केटाइन है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मौजूद है, के पॉजिटिव,
3.5 से लेकर 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन होती है। और ये सबसे अहम हिस्सा इंट्रासेलुलर फ्लूइड का है, मेजर कैटायन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, और इसका सबसे अहम फंक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कार्डिक कंडक्शन और नर्व इम्पल्स में इसका सबसे अहम रोल होता है। रेगुलेशन एट सेलुलर लेवल बाय सोडियम पोटाशियम पंप, सेलुलर लेवल पर भी ये भी सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए ही रेगुलेट होते हैं। और बॉडी मोर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन सीरम पोटाशियम देन अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब पोटाशियम के अंदर छोटा सा यानी कि मामूली भी चेंजेस आ गए तो बॉडी बहुत ज़्यादा हसासियत शो करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। कॉमन डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कि अगर सोडियम बढ़ गई तो उससे क्या हो सकता है, कम हो गई क्या हो सकता है, कौन कौन से डिस्टर्बेंस की वजह से जो डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया Na को नाइट्रीमिया कहते हैं, सोडियम। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपर का मतलब इंक्रीज, नाइट्रीमिया का मतलब सोडियम। हाई लेवल ऑफ सोडियम, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो गया 135 से लेकर 145 इसका नॉर्मल मिकदार है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन को हम हाइपरनाइट्रीमिया कहते हैं। और एक्सेस वाटर लॉस, पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा लॉस हो गई तो सेल के अंदर या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की मिकदार बढ़ जाएगी और इसके नतीजे में हाइपरनाइट्रीमिया कॉज होगा। वाटर मूव फ्रॉम इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से पानी मूव करते हैं, सेल डिहाइड्रेट हो जाता है। कॉजेज में एक्सेसिव साल्ट इंटेक, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन, डायबिटीज़, पॉलीयूरिया, पेशाब का बार बार आना या पेशाब में ज़्यादा मिकदार में पानी खारिज होना, इंक्रीज वाटर लॉस, वाटर का लॉस ज़्यादा हो गया, लॉन्ग टर्म स्वीटिंग, पसीना ज़्यादा निकलता है, क्रॉनिक फीवर, और इसके अलावा जिसे हम हाइपोडिप्सिया कहते हैं, प्यास का बार बार लगना। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मौजूद हैं। वाटर लीव्स इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स कंपार्टमेंट बाय ऑस्मोसिस, वाटर लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स कंपार्टमेंट। अब देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर थे वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर गए, क्यों गए, क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा था, सोडियम की मिकदार ज़्यादा थी। अब सोडियम क्यों ज़्यादा हुए, भाई पानी कम पी रहे हैं इस वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, या सोडियम आप अपने खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो उस वजह से भी हो सकता है। तो डेफिनेटली सेल के अंदर जो पानी होता है वो लॉस हो जाएगा। हाइपरनाइट्रीमिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या अलामात है, प्यास का लगना, मुंह का खुश्क हो जाना, फ्लश्ड स्किन, और इसके अलावा ड्राई स्टिकी टंग, ज़बान का खुश्क हो जाना, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका खुश्क हो जाना, लेथर्जी, प्यास का बार बार लगना। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन में ब्रेन सेल के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, नॉर्मलिटीज़ आ जाती है, और इसके अलावा वॉस्कुलर वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है। हाइपरनाइट्रीमिया लेब फाइंडिंग में हाई सीरम सोडियम आता है 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, हाई सीरम ऑस्मोलरिटी 295 ऑस्मोलरिटी पर केजी। इसके अलावा हाई यूरिन स्पेसिफिसिटी यानी कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.030 से इंक्रीज़ हो जाती है। हाइपरनाइट्रीमिया मैनेजमेंट की बात करें तो लोअर सीरम सोडियम आइंस, जो सीरम सोडियम आइंस होते हैं उसको लोअर करना है। कैसे लोअर करना होगा, हाइपोटोनिक सोडियम सॉल्यूशन 0.3 या 0.5% को एडमिनिस्टर करना है, आईवी लगाना है। लोअरिंग ऑफ सोडियम कैन कॉज सेरिब्रल एडिमा, बार बार अगर आप सोडियम की मिकदार को कम करोगे तो उसके नतीजे में सेरिब्रल एडिमा होगा, ब्रेन के अंदर एडिमा हो जाएगा। स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स विद द गोल ऑफ रिड्यूसिंग सोडियम नॉट मोर देन 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स, डिक्रीज द रिस्क। अगर हम तेज़ी के साथ सोडियम की मिकदार को रीअब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। तो इस रिस्क से बचने के लिए हम 8 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर को 48 घंटों में रिमूव करेंगे सोडियम को। इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस, डिस्मोप्रेसिन एसीटेट नेजल स्प्रे इज यूज्ड। डिस्मोप्रेसिन एसीटेट एक नेजल स्प्रे होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस के केसेस में। डायरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम इन हाई रिस्क क्लाइंट्स, अच्छा जो डाइट के अंदर सोडियम है उसे बंद करना ज़रूरी है। इसके बाद हाइपोनाइट्रीमिया है, जब सोडियम की मिकदार कम हो जाती है तो क्या होता है, 135 से 145 नॉर्मल रेंज है,
अगर इससे कम हो गया तो इसके नतीजे में हाइपोनेट्रीमा होगा, और ये भी लॉस ऑफ सोडियम आयंस के ज़रिए होगा या वाटर एक्सेस। अगर पानी ज़्यादा हो गया या सोडियम आयंस कम हो गए, जैसे कि हाइपरनेट्रीमा को उल्टा कर दो, हाइपोनेट्रीमा होगा। कोसेस में डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स से मुराद जो ब्लड की रिअब्जॉर्प्शन को कम करता है और यूरिन को एक्सक्रीशन को ज़्यादा करता है। क्रॉनिक वोमिटिंग, इसके अलावा क्रॉनिक डायरिया, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, तो फिर सोडियम रिअब्जॉर्प्शन भी नहीं होती। डिक्रीज सोडियम इंटेक, खुराक में सोडियम नहीं लेते। इंक्रीज स्वीटिंग, और जो SIADH सेवियर इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी वजह से भी हो सकता है। हाइपोनेट्रीमा की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, लेथर्जी, हेडेक, कन्फ्यूजन, और इसके अलावा डिप्रेशन, रिफ्लेक्सिस, सीजर, कोमा, ये इसके हाइपोनेट्रीमा के मैनिफेस्टेशन में शामिल है। मसल सिम्टम्स में क्रैम्प्स, वीकनेस, फटीज। GIT सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया शामिल हैं। हाइपोनेट्रीमा लैब फाइंडिंग में सीरम सोडियम लेस देन 135 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर, 135-145 नॉर्मल रेंज है, 145 से कम होगा तो इट्स मीन के हाइपोनेट्रीमा कॉज है। सीरम ऑस्मोलरिटी लेस देन 280 ऑस्मोलरिटी पर केजी, 280 ऑस्मोलरिटी पर केजी से अगर ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगी तो इट्स मीन के हाइपोनेट्रीमा कन्फर्म है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से लेस देन होगी तो ये भी हाइपोनेट्रीमा को इंडिकेट करेगा। हाइपोनेट्रीमा की मैनेजमेंट की बात करें तो कॉज और ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सोडियम को ओरली लगाना ज़रूरी है, या NG ट्यूब को, या पेरेंट्रली यानी कि IV के ज़रिए लगाना ज़रूरी है। फॉर पेशेंट who are able to eat and drink, sodium is easily accomplished through normal diet। अगर पेशेंट नॉर्मल है, कॉन्शियस है, तो डाइट के ज़रिए भी हाइपोनेट्रीमा से यानी कि इस सिचुएशन से ओवरकम हो सकता है। फॉर दोज अनेबल टू ईट, रिंगर लेक्टेट सोल्यूशन जिसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा अहम है। फॉर वेरी लो सोडियम 3% NaCl में भी इंडिकेटेड, 3% सोडियम क्लोराइड को लगाना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा कम मकदार में अगर सोडियम मौजूद हो। फॉर वाटर रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया, अगर हाइपरवोलीमिया का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो फिर वाटर लगाना ज़रूरी है। अब हाइपरकेलीमिया की बात करेंगे। सीरम पोटाशियम की मकदार 5.5 से 5.6 इस तरह इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर इससे इंक्रीज़ हो गया तो इस कंडीशन को हम हाइपरकेलीमिया कहते हैं। कॉजेज़ में रीनल डिजीज़ है, मैसिव सेलुलर ट्रॉमा, इंसुलिन डेफिशिएंसी, एडिसन डिजीज़, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, डिक्रीज ब्लड pH, और इसके अलावा एक्सरसाइज कॉज पोटाशियम टू मूव आउट ऑफ सेल, इस कंडीशन को हम हाइपरकेलीमिया कहते हैं। हाइपरकेलीमिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हाइपर एक्टिव मसल्स के अंदर पेरिस्टालसिस होगी, पैरिस्थीजिया होगा, लेट में मसल्स वीक होंगे यानी कि लेट पैरालिसिस होगा, और इसके अलावा डिसरिदमिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। हाइपरकेलीमिया लैब फाइंडिंग, सीरम पोटाशियम ऑफ 5.3 मोल मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिजल्ट इन अ पेक टी वेव HR62-1110, जो पिक टी वेव HR62-1110 ये एक टेस्ट होता है, इसके नतीजे में 5.3 मोल पर इक्विवेलेंट लीटर ऑफ सोडियम आता है। सीरम पोटाशियम ऑफ 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिजल्ट इन लो ब्रॉड पी वेव, लो ब्रॉड पी वेव कम होगा, और 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होगी। सीरम पोटाशियम लेवल ऑफ 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिजल्ट इन नो आर्टरल एक्टिविटी, नो पी वेव, यानी कि अगर 8 से बढ़ गया तो कोई पी वेव नहीं होगी। हाइपरकेलीमिया की मैनेजमेंट की बात करें तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फॉर पोटाशियम, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ पोटाशियम फॉर पोटाशियम की मकदार को कम करना है। मिल्ड हाइपरकेलीमिया कैन बी corrected by improving output by forcing fluid, giving IV saline और पोटाशियम वेस्टिंग डायूरेटिक्स, सेलाइन देना या वो चीज़ें जिसकी वजह से पोटाशियम की मकदार कम हो जाए वो देने, उसकी वजह से भी हाइपरकेलीमिया के सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सीवियर हाइपरकेलीमिया को कैसे मैनेज करें? इन्फ्यूजन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट टू डिक्रीज द एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ पोटाशियम एक्सेस ऑन मायोकार्डियम,
जो इन्फ्यूजन होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का, वो एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ पोटाशियम एक्सिस ऑन मायोकार्डियम के ऊपर एंटागोनिस्ट इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से दिल के अंदर हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज और सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोमोट द पोटाशियम अपटेक। इंसुलिन और ग्लूकोज और सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से भी पोटाशियम अपटेक हो सकता है। सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट, जिसे हम कैक्सिलेट कहते हैं, कैक्सिलेट इसे ओरली भी दे सकते हैं और इसकी वजह से भी रिटेंशन हो सकता है, रेक्टली एज अ रिटेंशन एनीमा के ज़रिए भी इसे दे सकते हैं। हाइपोकेलीमिया की बात करें तो डिक्रीज पोटाशियम, सीरम पोटाशियम 3.5 से 5.5 नॉर्मल होता है, इससे अगर कम हो गया तो हाइपोकेलीमिया होगा। कॉजेज़ की बात करें हाइपोकेलीमिया में तो इंक्रीज पोटाशियम लॉस, क्रॉनिक डायूरेटिक से एसिड बेस इम्बैलेंस है, ट्रॉमा, स्ट्रेस, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, और इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। पोटाशियम की मिकदार जब सेल से ज़्यादा लॉस हो जाता है तो इस कंडीशन को हम हाइपोकेलीमिया कहते हैं। हाइपोकेलीमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में वीकनेस आते हैं, फ्लैसिड, पैरालिसिस, रिस्पायरेटरी अरेस्ट, कंस्टिपेशन, डिसरिथमिया, अपीयरेंस ऑफ यूवेव, और इसके अलावा पोस्टोरल हाइपोटेंशन और कार्डियक अरेस्ट, ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में शामिल है हाइपोकेलीमिया के। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने इस लेंथी टॉपिक को आसानी के साथ कवर किया होगा। आई होप कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।